लोकसभा की चुनावी जंग में बीजेपी ने कई नए चेहरों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने सिर्फ इन्हें मैदान में ही नहीं उतारा बल्कि इनको जिताकर लोकसभा ले जाने का बड़ा प्लान भी बनाया है। क्या है बीजेपी का बड़ा प्लान, आइए आपको दिखाते हैं। नए चेहरे को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद संभाली कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 3 दिनों में 2 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं और अब 14 अप्रैल को एक बार फिर पीएम मोदी मध्य प्रदेश की सियासी सरजमी पर चुनावी प्रचार करने आ रहे हैं। 14 अप्रैल को पीएम मोदी नर्मदापुरम लोकसभा सीट के पिपरिया में चुनावी जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के लिए वोट की अपील करेंगे। ये महज चुनावी दौरे नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीति है, जिसके तहत पीएम मोदी का फोकस कुछ खास सीटों पर ही है। क्या है बीजेपी का बड़ा प्लान? पहली बार के प्रत्याशियों को जिताने का प्लान। नए चेहरों के लिए मैदान में उतर रहे पीएम मोदी। जबलपुर, बालाघाट और अब नर्मदापुरम का दौरा। जबलपुर से आशीष दुबे पहली बार लड़ रहे चुनाव। बालाघाट से भारती पारधी हैं नया चेहरा। नर्मदापुरम से पहली बार चुनावी मैदान में दर्शन सिंह। जहां नए चेहरे वहां पहले हो रही पीएम की सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं और दौरे पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किए जा रहे हैं। बीजेपी एक सीट पर फोकस कर रही है और सबसे ज्यादा फोकस नए चेहरों पर है जो पहली बार मैदान में हैं और जिन्हें चुनाव लड़ने का ज्यादा अनुभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है, हर जगह पर, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, पिछली लोकसभा में भी दिया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। कार्यकर्ता की बूथ की इकाई मजबूत है। हम अपनी प्रदेश की उपलब्धियों को, केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक ले जा रहे हैं। बीजेपी अपनी प्लानिंग के तहत काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस अपने तरीके से पूरे समीकरण को देख रही है और बीजेपी की प्लानिंग पर तंज कस रही है। देखिए, पहली बार तो यह है कि यदि प्रधानमंत्री जी 400 प्लस का दावा कर रहे हैं तो उनको प्रचार करना ही नहीं चाहिए यदि उनके चेहरे पर वोट मिल रहे हैं लोकतंत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बची ही नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो बहुत दम्भ में है प्रधानमंत्री जी, और भारतीय जनता पार्टी उनकी निगाह में कुछ है ही नहीं, उनके पॉकेट में है। बीजेपी हर चुनाव को पूरी शिद्दत से लड़ती है, हर सीट को चुनौती के रूप में लेती है और 24 के संग्राम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसीना बहा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के अपने तर्क हैं, जिन्हें अभी खारिज करना भी ठीक नहीं। अब ऐसे में ये वक्त ही बताएगा कि बीजेपी का ये प्लान कितना कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कहा जा रहा है कि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ली है और यही वजह है कि उन सीटों पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पहले, जहां पर पहली बार बीजेपी की तरफ से कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, नया प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। और बीजेपी के इसी प्लान को समझने के लिए सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, चाहे नए प्रत्याशी हों या पुराने प्रत्याशी हों, लोकसभा चुनाव तो पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाता था और लड़ा जाएगा, लड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी प्राथमिकता बीजेपी और पीएम मोदी उनको दे रहे हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। श्याम, देखिए सुमित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीजेपी ने जो कल्चर डेवलप किया है उसमें ये शामिल है कि जो नए चेहरे हैं उनको सपोर्ट दिया जाए। साथ ही ये भी बीजेपी बैठना नहीं चाहती है। बीजेपी ये नहीं चाहती है कि वो आगामी वर्षों के दौरान भी इस कल्चर को लगातार साथ में लेकर चलना चाहती है कि लगातार चुनाव होंगे, चुनावी तैयारी करनी है और साथ में जुटे रहना है। ये ठीक बात है, मोदी का चेहरा है, ये ठीक बात है कि कॉन्फिडेंट है बीजेपी, लेकिन कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। एक दूसरा, जो नए प्रत्याशी हैं, नए चेहरे हैं, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ाना चाहती है कि देखिए मोदी आए हैं आपकी सभा में, इसके मायने हैं, तो आप जी जान से जुटे रहिए। आप जो है कोशिश कीजिए कि हर अंतिम व्यक्ति तक आप पहुँचें, सरकार की योजनाएं पहुँचाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं पहुँचाएं, ताकि सीधे वोट बैंक में कन्वर्ट हो।
बिल्कुल। और श्याम, और इसी तरह की अलग रणनीति की वजह से बीजेपी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग माननी जाती है। अब जिस तरीके से देखिए ना, आपकी पहली बार के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है, उनके पास उन सीट पर पीएम मोदी सीधे तौर पर पहुंच रहे हैं उनके लिए प्रचार करने के लिए। मतलब ये एक अलग ही रणनीति है, इसलिए बीजेपी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग अलग सोचती है बीजेपी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी अलग सोचती है, अलग करती है, और उसका जो है असर होता है वो भी अलग होता है। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि रणनीतिक रूप से बीजेपी इतना, जिसको शुद्ध हम लोग जो है आम देसी भाषा में कहते हैं मचा देना चाहती है, तो वो मचा देने का ही जो भाव है कि हर जो है कार्यकर्ता को जुटा देना, हर जो है मंडल पन्ना स्तर पर जो है ये भाव जाना कि चुनाव मेरा है, इसको जुटवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरा उम्मीदवार है, ये भाव जो है वो बीजेपी ने पैदा किया है। बिल्कुल ठीक बात की आपने श्याम। जिस तरीके से आपने अभी कहा था कि उन प्रत्याशियों के लिए भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, उन प्रत्याशियों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको बल मिलेगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए आप कि आपको हमने टिकट दे दिया है और बस और चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा नहीं है, हम आपके लिए सोचते हैं, खुद पीएम आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा ही जब पीएम उनकी सीट पर प्रचार करने के लिए आएंगे। श्याम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये कहीं ना कहीं मोदी का आत्मविश्वास उनके साथ रहेगा, रहना ही है। लेकिन क्या उम्मीदवार को खुद कोशिश नहीं करनी है या उम्मीदवार के लिए कोशिश नहीं करनी है, ये भी जो देखना होगा। तो मोदी ये स्वर देना चाहते हैं कि दुनिया की, वो दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का कल्चर भी बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, उसके संस्कार भी बड़े होना चाहिए, उसकी कार्यशैली भी जो है दूसरों से अलग होनी चाहिए, और लगातार काम करने की जो है प्रवृत्ति होनी चाहिए। यही हमको दिखाई देता है मोदी के इस पूरे मिशन में। सुमित, निश्चित तौर पर, और कहीं न और बीजेपी चाहती तो किसी और को भी भेज सकती थी, क्योंकि बीजेपी के पास और भी कद्दावर नेता है, लेकिन खुद पीएम वहां पर जा रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये अलग बात है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए श्याम, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे निशा बांगरे की। पूर्व एसडीएम निशा बांगरे का राजनीति से मोह भंग हो गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारी नौकरी में वापस आने के लिए निशा बांगरे ने आवेदन दे दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग को आवेदन दिया है। नौकरी में वापस लेने के लिए निशा बांगरे ने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में आई थी। निशा बांगरे विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों में निशा बांगरे को टिकट नहीं मिला। निशा को निराशा हाथ लगी। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रवक्ता बनाया था। कमलनाथ के भरोसे कांग्रेस में आई थी निशा, लेकिन निराशा ही लेकर अब जाएंगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि न तो विधानसभा का टिकट मिला, न लोकसभा चुनाव में टिकट मिला। अब सोच रही हैं कि फिर से प्रशासनिक सेवा में लौटा जाए। सामान्य प्रशासन विभाग को आवेदन दे दिया है नौकरी में वापस लेने के लिए। डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में करियर बनाने की सोच है, उनकी ये सोच थी, राजनीति में आने की सोच थी उनकी। कमलनाथ के भरोसे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। भरोसा था कि कमलनाथ कुछ उनके लिए सोचेंगे, अच्छा करेंगे। विधानसभा चुनाव में उम्मीद थी निशा को कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव बीत गए, कांग्रेस की करारी हार हुई। फिर लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव में उम्मीद एक बार फिर निशा की जगह की विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया तो शायद लोकसभा चुनाव में टिकट मिल जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के भी टिकट बढ़ चुके हैं। चुनाव नजदीक है, वोटिंग 19 को होनी। डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आई और अब फिर से प्रशासनिक सेवा में लौटने की सोची है निशा बांगरे। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, निशा बांगरे के लिए कहा जाए कि ना घर की रही ना घाट की, तो गलत नहीं होगा। विवेक, विवेक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तकनीकी खामियों की वजह से हम फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से मुश्किलें निशा बांगरे के सामने। सरकारी नौकरी में वापस आने के लिए निशा बांगरे ने आवेदन दे दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग को आवेदन दिया है निशा बांगरे ने। डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में आई थी निशा। निशा बांगरे के मसले को समझने के लिए हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, निशा बांगरे को लेकर कहा जाए कि ना घर की रही ना घाट की, ये गलत नहीं होगा?
सुमित, ये बात सही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निशा बागरे के आखिर पीछे कौन था, निशा बागरे आखिर राजनीति में कैसे आई। विवेक तनखा, कमलनाथ, दो बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और इन्हीं की वजह से ये भरोसा दिलाया गया निशा बागरे को कि बैतूल से उन्हें टिकट दिया जाएगा। साल 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान बैतूल से उन्हें टिकट देने की पूरी कोशिश भी रही और यहाँ तक कि ये कहा गया कि अगर वीआरएस मंजूर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने निशा बागरे का आखिरकार वीआरएस एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। इसके बाद निशा को यह कहा गया कि बैतूल से प्रत्याशी नामांकन भर दिया है, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और ये बात बाकायदा छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कही थी। और कमलनाथ की वो बात निशा को याद होगी कि उन्होंने कहा था कि बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो टिकट दिया गया वो रामू टेकाम को दिया गया। ऐसे में निशा खुद असहज महसूस कर रही थी और मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है, तो बतौर प्रशासनिक अधिकारी वो फिर से अब नौकरी में वापस चाहती है, क्योंकि राजनीति में उनका करियर टिक नहीं पाया, क्योंकि विधानसभा और उसके बाद लोकसभा, इन दोनों बिल्कुल विवेक, अब इसमें जरा टेक्निकली समझ लिया जाए, समझ लिया जाए इस मसले को। विवेक, अब जब निशा बांगरे सरकारी नौकरी में वापस आने के लिए आवेदन दे रही हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि उन्हें फिर से वो पद मिल जाएगा जिस पद पर वो थीं? बड़ी बात है कि जब कोई प्रशासनिक व्यवस्था एक है, सिविल सर्विस आचरण नियम है, उसमें ये कहा गया है अगर आपका वीआरएस स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर आप सेवा से पूरी तरीके से अलग है, यानी कि पृथक कर दिए जाते हैं। और जब सामान्य प्रशासन विभाग और प्रमुख सचिव को ये पत्र मिला है तो सामान्य प्रशासन विभाग जरूर इस बात की तस्दीक करेगा, क्योंकि अगर वीआरएस लेने के बाद भी अगर कोई नियम बनता है, वैसे तो नियम नहीं है और संभवतः मध्य प्रदेश में ये कोई पहला ऐसा केस होगा कि जब किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अपना वीआरएस ले लिया है और उसके बाद 6 से 7 महीने के बाद सरकार से दोबारा गुहार लगाई जा रही है कि उसे फिर से नौकरी पर रख लिया जाए। तो ऐसे में सरकार जरूर उन तमाम नियमावलियों की पड़ताल करेगी कि आखिर कोई ऐसा खंड या फिर कोई ऐसा नियम है कि वापस उनको नौकरी में लिया जा सकता है, क्योंकि अगर नियम होने के बाद भी अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो कैट की ओर निशा बागरे रुक कर जाएंगी और कोर्ट से बाकायदा स्टे लेकर आ जाएगी, या फिर कोर्ट के डायरेक्शन पे उनको फिर से नौकरी पर लिया जा सकता है। लेकिन जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी है वो जरूर तस्दीक कर रहे हैं कि कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है, लेकिन अगर सरकार चाह ले तो कोई ना कोई नियम बन सकता है। लेकिन सिविल सर्विस आचरण नियम में, भर्ती नियम में ऐसा कोई नियम है नहीं। लेकिन अगर सरकार किसी और तरीके से एडजस्ट करना चाहे, कोई जो नॉन गवर्निंग बॉडी है उसमें अगर इनको निशा बागरे को एडजस्ट किया जा सके तो ये सरकार की एक दरिया दिली होगी और इसको बाकायदा कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा। यही तो बात है विवेक की सरकार की दरिया दिली होगी। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार ने उनको फंसा कर रखा था उस मसले को लेकर जब सीट डिक्लेयर नहीं हुई थी। तो यही तो है कि सरकार की दलिया दिली हुई तो ऐसा संभव है, अगर सरकार चाहेगी तो शायद ऐसा हो जाए। विवेक, बिल्कुल सही बात है। ऐसी कई नॉन गवर्नमेंट बॉडी है जिसमें जो अस्वीकृत पद होते हैं, नॉन प्रशासनिक, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव पद, उसमें सरकार जरूर उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद दे सकती है। कई ऐसे विभाग चल रहे हैं, आजीविका मिशन है। इसके अलावा जो नॉन प्रोफेशनल गवर्नमेंट है उसमें सरकार इनको जरूर एडजस्ट कर सकती है। लेकिन एक बड़ी बात है कि अगर निशा बागरे को राजनीति में इतना मोह था तो उन्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए था, लेकिन उनका मोह भंग हो गया। और इसका सीधा कारण है कि कमलनाथ की वो विश्वसनीयता और भरोसा की कमलनाथ बड़े दावे से कहे थे कि निशा को बड़ी जिम्मेदारी देंगे और विधानसभा चुनाव में तो उनको महासचिव बना दिया गया, पूरे प्रदेश भर में दौरे कराए गए और अब उन्हें प्रवक्ता बना दिया गया। ऐसे में निशा बागरे अपने भविष्य को देखकर जरूर चिंतित होंगी और यही कारण है कि उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। और मुख्य सचिव को पत्र लिखने की वजह भी एक है कि उन्होंने लगा कि महिला अधिकारी है और एक महिला पूर्व अधिकारी की बात जरूर सुनेंगी और कोई ना कोई नियमावली होगी जिसमें निशा बागरे को सरकार एडजस्ट कर सकती है। लेकिन बहरहाल जेडी के जो अफसर है वो ये बात कह रहे हैं कि इसके लिए बहुत सारे प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और 6 से जब 7 महीने पूरे हो चुके हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में अगर इनका दोबारा मन है तो या तो फिर किसी तरीके से ये अप्रोच कर सकती है कैट की, और कैट इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, क्योंकि एक जो सबसे बड़ी भविष्य की चिंता तो सबको होती ही है विवेक, भविष्य की चिंता सबको होती ही है और निशा बांगरे भी यही सोच रही होंगी। बहुत शुक्रिया। लेकिन विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे कई और खबरों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जहां चुनाव है वहां शोर होना लाजमी है, लेकिन बैतूल में चुनावी शोर के बीच सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि यहां चुनाव टल गए हैं। 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग अब नहीं होगी। कब वोटिंग होगी और क्यों रोकना पड़ा चुनाव, देखिए रिपोर्ट में।
बैतूल में 26 अप्रैल को नहीं होगा मतदान। चुनाव आयोग ने रद्द की पूरी चुनाव प्रक्रिया। अब फिर से तैयार होगा पूरा प्लान। 26 अप्रैल को मतदान के लिए पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी। प्रत्याशी नामांकन कर मैदान में उतर चुके थे। चुनावी शोर होने लगा था, लेकिन एक घटना से चुनावी शोर सन्नाटे में बदल गया। बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे अशोक भलावी की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद बैतूल लोकसभा सीट के चुनाव को स्थगित कर दिया गया। बीएसपी प्रत्याशी की मौत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है और 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को टाल दिया गया। माननीय निर्वाचन आयोग को हमने उसकी सूचना प्रेषित की है और ये जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि अग्रिम प्रक्रिया क्या होगी, तो अग्रिम प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने निर्वाचन आयोग को जानकारी प्रेषित की है और साथ ही साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत हम लोगों ने जो 26 अप्रैल 2024 को मतदान होने वाला था द्वितीय चरण का, उसको हमने भी स्थगित किया है। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर नियम क्या कहता है। क्या है चुनाव स्थगित करने का नियम? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत नामांकन के बाद और वोटिंग से पहले प्रत्याशी की मौत होने पर, पहले निर्दलीय की मौत पर भी लागू होता था नियम। अब सिर्फ मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों पर नियम लागू। चुनाव आयोग ने सीट पर 7 मई को वोटिंग कराने का फैसला लिया है, यानी अब दोबारा नामांकन होंगे और फिर 7 मई को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बड़ी ही विषम परिस्थितियां बैतूल में बन गई हैं। प्रत्याशी के निधन के बाद से चुनाव वहां पर टाल दिए गए। नियम के मुताबिक आगे वहां पर क्या हो सकता है विवेक? अब देखिए, कल ही जब विस्तार न्यूज़ ने इस घटना का जिक्र किया था कि बसपा के उम्मीदवार अशोक भलावी की मौत हो गई है, हार्ट अटैक से मौत हुई थी, उस वक्त ये बात चल रही थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि आरओ ये फैसला ले सकते हैं कि अगर यहाँ चुनाव निरस्त कराना पड़े तो आखिर क्यों निरस्त कराया जाना है। तो जिस धारा 52 का जिक्र हो रहा है, कल भी विस्तार न्यूज़ ने दर्शकों को बताया था कि धारा 52 ये कहती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और राजनीतिक पार्टी का उसको दर्जा मिला हुआ है, तो ऐसे में ये संभव है कि जो प्रत्याशी की मौत होती है तो यहाँ पे नामांकन निरस्त किया जा सकता है और चुनाव टाला जा सकता है। और ठीक यही धारा 52 को लागू किया गया। धारा 52 की जो तमाम नियमावली है उसको ध्यान में रखते हुए ये कलेक्टर ने फैसला लिया है कि अभी फिलहाल इसके लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और इसमें जो दूसरे चरण में चुनाव होने थे, अब वो तीसरे चरण में यानी कि मई में चुनाव होंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 12 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, 19 अप्रैल तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलती रहेगी और 22 अप्रैल को नाम वापसी की तारीख रखी गई है। और पहले यहाँ पे जो चुनाव होना था वो फिलहाल नहीं होगा और ये तीसरे फेज में यानी कि मध्य प्रदेश के तीसरे फेज में चुनाव बैतूल लोकसभा सीट पे होगा और इसमें मतदान के बाद 4 जून को वापसी होगी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बसपा के अलावा ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टी भी पहले रह चुकी है जब उनके उम्मीदवार की मौत हुई है। तो ऐसे में धारा 52 में एक जिक्र भी है कि अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति है तो उसके लिए चुनाव नहीं होता है, लेकिन अगर मान्यता प्राप्त कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें ये प्रावधान है। धारा 52 ये कहती है कि इसमें संशोधन के बाद कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति उम्मीदवार की अगर मौत होती है तो वहाँ पे री इलेक्शन कराना जरूरी है, खासतौर पे जब मतदान से पहले की बात हो। तो इसलिए यहाँ पे बैतूल लोकसभा सीट में ये धारा 52 का जिक्र करते हुए कलेक्टर ने फैसला लिया और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे गजेट नोटिफिकेशन जारी करते हुए नियमों में संशोधन करते हुए। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया। विवेक, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आ रही है, पूर्व विधायक पारुल साहू ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है पारुल साहू ने। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा सीट से रही हैं विधायक पारुल साहू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक पारुल साहू ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा सीट से विधायक रही हैं पारुल साहू। एक और झटके पर झटके लगते हुए कांग्रेस पार्टी को, पूर्व विधायक पारुल साहू ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा सीट से विधायक रही पारुल साहू।
छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर टीएस सिंहदेव ने कहा कि दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हुए चुनावों में हम एक बार भी नहीं जीत सके। इस बार जो भी नतीजे आएंगे हमें स्वीकार है। ये संजोग और दुर्भाग्य रहा है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद 4 लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, चारों में सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। ये हम लोग के लिए दुख का भी विषय है कि हम यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दिल्ली नहीं भेज पाए। इस दरमियान 2 बार कांग्रेस की भी सरकार रही, उसमें हमारे प्रतिनिधि नहीं जा पाए। 2 बार भाजपा की अगुवाई की एनडीए की सरकार बनी, उसमें हम पीएमएलए का जमाना देख रहे हैं। अब समय आ गया है कि जागरूक नागरिकों को निर्णय करना चाहिए। लोकसभा चुनाव कार्य समिति की बैठक में देवास पहुंचे कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस के पास ना विजन है ना ही नीति है। सुनिए। गई उनके नेताओं के पास ना तो कोई विजन है ना कोई नीति है, इसलिए वो अनर्गल बातें कर करके चुनाव को अलग दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को जो सम्मान देने का काम किया है और आगे भी जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की नीति है, देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का लक्ष्य भाजपा का है। देख लेते हैं चुनावी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी वेल्लोर में बोले, डीएमके के पास भ्रष्टाचार का कॉपीराइट, पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई। इन्होंने एंटी तमिल कल्चर को दिया है बढ़ावा। बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरारू में कर रहे हैं चुनावी जनसभा को संबोधित। गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में बना रहे माहौल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैंडिडेट हर संपत्ति का खुलासा ना करे जब तक उसका वोटिंग पर असर ना हो। 2019 के विधायक की सदस्यता की बहाल। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस को 17, एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली। पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की, कार्रवाई के लिए रहें तैयार। कांग्रेस की 14वीं लिस्ट, आंध्र के 6 उम्मीदवारों का ऐलान। अब तक 246 कैंडिडेट मैदान में उतार चुकी है कांग्रेस। नेपाल में मनाया गया घोड़े यात्रा उत्सव। घुड़सवार सेना ने किए करतब। नए साल का स्वागत करने के लिए होता है आयोजन। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, लालू यादव फैलाते हैं जाति उन्माद, वे सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। टीएमसी सांसदों का सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ धरना जारी। ईडी, सीबीआई और एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग पर अड़े, आपका भी मिला समर्थन। शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही, हाईकोर्ट का जवाब। ईडी ने कानून का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान भी। मिशन छिंदवाड़ा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पक्ष में किया प्रचार। कहा, कांग्रेस ने 13 माह की सरकार में नहीं किया कोई काम। नवरात्रि के दूसरे दिन सलकनपुर जाएंगे पूर्व सीएम शिवराज। सपरिवार करेंगे मां विजया सेन के दर्शन। भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर भी करेंगे बैठक। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। मंडला और डिंडौरी में जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। सीएम विष्णुदेव साय ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। दुर्ग बस हादसे में घायलों का जाना हाल। रायपुर एम्स में 10 घायलों का इलाज जारी। बाकी के निजी अस्पतालों में 2 घायलों का इलाज जारी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी घायलों से मुलाकात की। दुर्ग में हुए बस हादसे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्यक्त की अपनी संवेदनाएं। बैतूल में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया स्थगित। बीएसपी प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव आयोग का फैसला। हार्ट अटैक से हुई अशोक भलावी की मौत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कटनी के माधवनगर में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे। मुडवारा और बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में किया प्रचार। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बनाई रणनीति।
शराब घोटाले में ईडी ने दर्ज की नई एफआईआर। अनिल टुटेजा समेत 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अनिल टुटेजा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद नए एंगल से जांच शुरू। 13 अप्रैल को बस्तर दौरे पर रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में करेंगे प्रचार। कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेताओं के भी पहुंचने की संभावना।